हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसकेएम बिजनेस सॉल्यूशन पर। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि एक केस मेरे पास आया था पीएफ का, खास करके डेथ क्लेम का केस था। उसमें था कि मेंबर के पास ना यूएन नंबर था ना पीएफ नंबर था, लेकिन उनके पास एक कार्ड था। उस कार्ड के सहायता से हमने उनका पीएफ फाइनल किया। तो वह किस तरह से फाइनल किया उसका पूरा डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। और आपके पास भी यह प्रॉब्लम है तो आप भी इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली यह था कि ना उनके पास यूएन नंबर था ना पीएफ नंबर था, लेकिन एक कार्ड था और कार्ड में एक कोड दिया हुआ था। वह कोड था कंपनी का दिया हुआ कोड था और कंपनी का नाम जो है उस कार्ड पर था, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग पहले हमने एक आरटीआई रेज किया था और आरटीआई से उनका हमने यूएन नंबर और पीएफ नंबर मंगाया था। यूएन तो नहीं मिला क्योंकि 14 से पहले का अकाउंट था, लेकिन पीएफ नंबर मिल गया हमको और उस पीएफ की सहायता से हमने क्लेम राइज किया था, डेथ क्लेम राइज किया था और उनका जो है वह क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए एक एक करके आपको हम प्रोसेस दिखाते हैं। चलिए लेके चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर और पहले हम आरटीआई बताएंगे आपको किस तरह से आरटीआई डाले थे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि डेथ क्लेम के लिए हमने कौन सा फॉर्म फिलअप किया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। डेथ क्लेम के प्रोसीजर को समझने के लिए हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ सबसे पहले हम जो प्रोसेस किए थे वह प्रोसेस किए थे आरटीआई का, ठीक है। तो आरटीआई किस तरह से डाला जाता है चलिए थोड़ा सा हम आपको डिस्कस में बता देते हैं। इस तरह से अगर आप लोग आरटीआई फाइल कीजिएगा तो इससे आपको जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। आपको गूगल पर टाइप करना है rtionline.gov.in, ठीक है, और /request डाल दीजिएगा तो डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए लिखा हुआ है होम, सबमिट रिक्वेस्ट, सबमिट 1 अप्रैल, इसके बाद है व्यू स्टेटस, बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ हमको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। जिस तरह से हम किए थे पूरा प्रोसेस आपको बता रहे हैं। देखिए इसके बाद जो है हम लोग नीचे आते हैं। इसमें नीचे आने के बाद यहाँ ड्रॉप बॉक्स पर जो है टिक किए और यहाँ से जो है सबमिट किए। सबमिट करने के बाद हूबहू ऐसा ही इंटरफेस मेरे सामने आया था। चूँकि हम ईपीएफओ को कर रहे थे क्लेम, आरटीआई कर रहे थे, इसलिए हम सर्च पब्लिक अथॉरिटी में हम टाइप किए ईपीएफओ, ठीक है। आप भी टाइप कर दीजिएगा ईपीएफओ, क्योंकि आपको भी इस तरह का प्रॉब्लम होगा। तो ईपीएफओ टाइप करने के बाद इसको इंटर करते हैं, या नहीं भी इंटर कीजिएगा तो डायरेक्ट आपके सामने जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ डायरेक्ट टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ आपको जो है ओके कर देना है। देखिए यहाँ 3 जगह जो है ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाता है और नीचे आएंगे हम लोग। देखिए यहाँ है पर्सनल डिटेल्स ऑफ आरटीआई एप्लीकेंट। तो यहाँ आपको ईमेल आईडी देना है, यहाँ मोबाइल नंबर देना है, यहाँ कन्फर्म ईमेल आईडी जो ऊपर दिए हैं उसी को यहाँ कन्फर्म करना है। यहाँ जो है नेम अपना देना है, कैपिटल में दीजिएगा ठीक रहेगा। जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी हैं आप वह डाल सकते हैं। एड्रेस पूरा देना है यहाँ। इसके बाद पिन कोड यहाँ डाल देना है। कंट्री में इंडिया ही सेलेक्ट रहने दीजिए, चूँकि हम लोग इंडिया से बिलोंग्स करते हैं। यहाँ देखिए स्टेट में आप यहाँ से क्लिक करके स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए सारे स्टेट का लिस्ट आ गया है, जो आपका स्टेट है सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ स्टेटस रूरल या अर्बन, तो इनका स्टेटस रूरल था, हम रूरल टाइप किए थे। अब एडुकेशन स्टेटस है लिटरेट इलिटरेट, लिटरेट थे ये, पढ़े लिखे थे, तो हमने इस पर क्लिक किया था। अब पूछ रहा है 12 से कम था, बिलो 12 स्टैंडर्ड या 12 स्टैंडर्ड पास, या ग्रेजुएट थे या एबव ग्रेजुएट। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन होगा, चूँकि ये 12 स्टैंडर्ड से कम पढ़े लिखे थे तो बिलो 12 स्टैंडर्ड हमने क्लिक किया था। इसके बाद जो है फ़ोन नंबर देना ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ देखिए स्टार मार्क नहीं है, तो इसलिए यहाँ दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब है सिटीजनशिप, यहाँ इंडियन ही रहने दीजिए चूँकि हम लोग इंडिया से हैं। इसके बाद है इन द अप्लीकेंट बिलो प्रोवर्टी लाइन, मतलब आप गरीबी रेखा के नीचे हैं, येस या नो में आंसर देना है। अगर नो कीजिएगा तो डायरेक्ट जो है आपको यहाँ फिलअप करने देगा, अगर यस करेंगे तो बहुत सारा यहाँ ऑप्शन पूछेगा, बीपीएल कार्ड नंबर पूछेगा, ईयर किस ईयर वह इशू हुआ था, इशूइंग अथॉरिटी कौन सा है। अगर यह सारा डिटेल्स आपके पास है तो यस करके आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो नो करके बढ़ना है। तो चूंकि उनके पास यह डिटेल्स नहीं था इसलिए हम नो करके आगे बढ़े। अब यहाँ हमने रिक्वेस्ट टाइप किया था कि सर मेरे कंपनी का नाम यह है और हमने इतने दिन से जॉब किया था इसमें, लेकिन मुझे अपना पीएफ नंबर और यूएन नंबर नहीं मिला, ठीक है। इसलिए जो है हम अपना डेथ क्लेम फाइल नहीं कर पा रहे हैं, हम इनका डेथ क्लेम फाइल नहीं कर पा रहे हैं। आप ऐसा कीजिए कि प्लीज़ मुझे जो है यूएन नंबर पीएफ नंबर प्रोवाइड कीजिए ताकि हम इनका डेथ क्लेम फाइल कर सकें, ठीक है। मेंबर का नाम वहाँ मेंशन कर दिए थे हम, और लास्ट में जो है उनके कार्ड में जो डिटेल्स था, उनके कंपनी का नाम, इसके बाद उनका जो कार्ड में जो एक नंबर था वह नंबर हम डाल दिए, सारा चीज़ डाल दिए। और इसके बाद यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में उस कार्ड का अब प्लस उनके आधार कार्ड का दोनों का स्कैन कॉपी निकाल लिए और दोनों को एक साथ पीडीएफ में ज्वाइंट करके यहाँ सबमिट कर दिए, ठीक है। सबमिट करने के बाद यहाँ जो है हम यह कैप्चा कोड डालते हैं और यहाँ से मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे, वहाँ जो है आप अपने नेट बैंकिंग या कार्ड से जो है पेमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको 10 रुपया का यहाँ जो है आरटीआई फी है, देखिए यहाँ दिया हुआ है, बस 10 रुपया ही कटता है। तो इसके बाद 30 दिन के अंदर में मुझे आया था उधर से रिप्लाई, और रिप्लाई में जो है पीएफ नंबर आया था। चूँकि इनका जॉब जो था पीरियड वह 14 से पहले का था, तो 14 से पहले वाले में जो है यूएन नंबर नहीं दिया जाता था, तो वहाँ सिर्फ पीएफ नंबर दिया गया, ठीक है। तो पीएफ नंबर के सहारे हमने किस तरह से डेथ क्लेम फाइल किया, चलिए वह भी आपको दिखाते हैं। डेथ क्लेम फाइल करने के लिए हम लोग गूगल पर टाइप किए थे डेथ क्लेम फॉर्म, डेथ क्लेम फॉर्म पीएफ, इसको जो है टाइप कर लीजिएगा आप भी। और इसको टाइप करने के बाद नीचे में जो है अभी देखिए ऑप्शन शो होगा, यहाँ से जो है हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए वहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का जो है इंटरफेस आएगा, और यह पीडीएफ इंटरफेस है। यहाँ से हम लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे या यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे, ठीक है। प्रिंट निकालने के बाद उसको किस तरह से फिलअप करना है अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए पहले जो है मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर वह डालिएगा जो आपका आधार से लिंक है, इससे जो है परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसमें उनका डिटेल्स जाएगा जो कि इनके नॉमिनी के तौर पर क्लेम करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लेम में नॉमिनी में अगर ओनली पत्नी है तो उसके लिए अलग है, और अगर बच्चा भी है और सब मिल के क्लेम करना चाहता है तो उसका डिटेल्स अलग से फिल होगा। चलिए हम दिखाते हैं, आपको पूरा समझा देते हैं। देखिए हम पूरा प्रोसेस है यहाँ। अब देखिए पहले आपको मोबाइल नंबर देना है, जो नॉमिनी है, मेन नॉमिनी है, उनका मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, और मोबाइल नंबर वह दीजिएगा जो उनके आधार से लिंक होगा। अब देखिए इस पर टिक लगाना है, यहाँ इस पर भी लगा देना है, पहले पर भी, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी, ठीक है। अब है मृतक सदस्य का नाम बड़े अक्षर में, तो यहाँ जिनकी मृत्यु हुई है मेंबर की, उनका नाम पूरा देना है, ठीक है। अब है तीसरा में पिता का नाम, तो मेंबर जिनकी मृत्यु हुई है उनके पिता का नाम पूरा देना है, उनकी पत्नी का नाम यहाँ देना है, ठीक है। या अगर वो मेल फीमेल हैं तो उनके पति का नाम यहाँ देना है, ठीक है। मृतक सदस्य की वैवाहिक स्थिति, अब
अगर मृतक सदस्य अगर विवाहित हैं तो यहाँ लिखना है मैरिड और नहीं तो अनमैरिड। ठीक है। अब देखिए नीचे का है मृतक सदस्य का आधार नंबर। अगर मृतक सदस्य का आधार नंबर उपलब्ध है तो उसको यहाँ देना है। 5 नंबर में यूएन नंबर देना है। यूएन नंबर अगर है तो देना है, अगर नहीं है तो नहीं देना है। तो इस केस में ओनली पीएफ नंबर था तो हमने इसको ब्लैंक छोड़ दिया। और नीचे में देखिए भविष्य निधि खाता संख्या सी नंबर में यदि यूएन उपलब्ध नहीं है, तो यूएन बिल्कुल उपलब्ध नहीं था तो यहाँ हमने क्या दिया था, इनका पीएफ नंबर दिया था जो कि हमको आरटीआई से मिला था। इसके बाद सेवा छोड़ने की तिथि, तो सेवा छोड़ने की तिथि उनको पता था तो वो यहाँ मेंशन कर दिए थे। ठीक है, हमको बताए तो हमने उसको मेंशन कर दिया था। इसके बाद क्या स्कीम सर्टिफिकेट जारी किया गया था, तो इनके केस में नहीं था। अगर आपके केस में स्कीम सर्टिफिकेट पहले से आप लिए हुए हैं तो यस कर दीजिएगा। दूसरा है इफ़ यस मेंबर सर्टिफिकेट स्कीम पत्र, स्कीम प्रमाण पत्र की संख्या अगर लिए हैं तो उसका जो है नंबर यहाँ देना है। ठीक है, स्कीम सर्टिफिकेट इशू करने वाले ऑफिस का नाम भी यहाँ देना है। तो चूंकि मेरे केस में नहीं था तो ओनली यहाँ नो करके हम सारा डिटेल्स जो है ब्लैंक छोड़ दिए। अब है गैर अंशदायी सेवा अवधि, मतलब जिस समय जो है आपका पेमेंट नहीं हुआ था, पेमेंट नहीं मिला था, तो यह चूंकि एम्प्लॉयर के द्वारा फील्ड होगी तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। सदस्य की मृत्यु की तिथि, किस दिन उनकी मृत्यु हुई थी सदस्य की, मेंबर की, वह डेट यहाँ देना है। क्या सदस्य की मृत्यु सेवा काल के दौरान हुई थी, अगर वो जॉब कर रहे थे तो यहाँ देना है यस, अगर नहीं कर रहे थे तो लिख देना है नो। ठीक है, अगर सेवा काल के दौरान मतलब जॉब के समय उनकी मृत्यु हुई थी तो यस, और नहीं हुई थी तो बाद में हुई थी तो नो करके देना है। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर कॉलम, दावाकर्ता अवयस्क नामित कानूनी उत्तराधिकारी वर्तमान परिवार के सदस्य का विवरण जिनके द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो उनका नाम यहाँ देना है जो कि इसके नॉमिनी के तौर पर जो है अपना दावा पेश कर रहे हैं। तो पहला 6 आदमी तक का नाम दे सकते हैं परिवार के सदस्य का। तो पहले उनकी पत्नी का नाम यहाँ देना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ जो है पति पत्नी में से कौन से हैं, पिता हैं या पति पत्नी हैं तो वो दे सकते हैं। ठीक है, अगर जिनकी मृत्यु हुई है उनके माता पिता भी इनके ऊपर डिपेंडेंट है तो माता पिता का भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओनली पत्नी कर रहे हैं तो पत्नी का दीजिएगा, अगर माता पिता भी हैं तो उनका भी नाम यहाँ पड़ेगा। ठीक है, तो मान लिया जाए पहले पत्नी का हम दे देते हैं, और पत्नी का इनका एक्चुअली जिनकी मौत हुई थी तो उनके पास जो है ओनली उनका पत्नी था, बेटा बेटी कुछ भी नहीं था। तो यहाँ नेम में उनकी पत्नी का नाम पड़ा, और यहाँ जो है रिलेशनशिप में पत्नी डाल दिए थे। उनका आधार नंबर, उनकी पत्नी का आधार नंबर यहाँ दिए थे हम। लिंग में फीमेल थे, फीमेल। जन्मतिथि उनका दिए थे आधार के हिसाब से। वैवाहिक स्थिति मैरिटल। ठीक है, इसके बाद जो है रिलेशनशिप संबंध क्या था सदस्य के साथ, तो मेंबर के साथ उनकी पत्नी थी। अभिभावक या गार्जियन तो वही उनका भी नाम दे दिए, सेम पत्नी का ही नाम अभिभावक गार्जियन अभी उनके घर का वही है तो इसलिए उनका ही नाम यहाँ दे दिए। बाकी कॉलम हम ब्लैंक छोड़ दिए थे, लेकिन अगर आपके पास और है जैसे उनका माता पिता है तो उसका भी विवरण यहाँ दे दीजिएगा और सेम तरीके से यहाँ फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, अब है नॉमिनी का यहाँ बचत बैंक खाता संख्या देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ नाम हम दे दिए थे, पहले उनका पत्नी का नाम दावाकर्ता 1, इसके बाद बचत खाता संख्या उनका दिए थे जिसमें वो पैसा लेना चाह रही थी, और बैंक का नाम और पता, बैंक के पासबुक पर उनका बैंक का नाम और पता था उसको हम यहाँ इंगित किए थे, और IFSC कोड यहाँ डाले। अब देखिए चूँकि पत्नी एकमात्र दावा करता है इसलिए पेंशन खाता का विवरण भी हम दे दिए थे इसमें।
तो आप भी इस तरह से दे सकते हैं। यहाँ 4 कॉलम है, अगर माता पिता इसके बाद उनका बेटा भी है तो इसका सबका यहाँ डिटेल्स दे दीजिएगा। क्योंकि मेरे केस में ओनली पत्नी थी तो पत्नी का हमने यहाँ नाम दिया, बचत बैंक खाता नंबर दिया, बैंक का नाम और पता इनका यहाँ फिलअप किया था और IFSC कोड यहाँ फिलअप किया। इसके बाद जो है दावाकर्ता का उनका एड्रेस पूरा यहाँ फिलअप किया और पता यहाँ डाल दिया था। इसके बाद दावाकर्ता का हस्ताक्षर मतलब उनकी पत्नी का हस्ताक्षर यहाँ करवाए थे, पत्नी का नाम यहाँ फिलअप किए थे। और इसके बाद जो है इस फॉर्म को हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र इसमें अटैच किए थे इस फॉर्म में। इतना सा फिलअप करने के बाद इसके बाद दावाकर्ता चूँकि यहाँ एक ही है तो यहाँ लिख रहा है सभी दावाकर्ताओं का संयुक्त फ़ोटो। चूँकि सब फ़ोटो बहुत सारा दावाकर्ता नहीं है, एकमात्र दावाकर्ता है, इसलिए इनका फ़ोटो हम यहाँ पेस्ट किए थे। इसके बाद है दावा करने वाले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र। तो चूँकि यहाँ एक ही दावा करने वाला है, बच्चा नहीं है, तो इसमें जन्म प्रमाण पत्र लागू नहीं होगा। इसके बाद है योजना प्रमाण पत्र, यह भी लागू नहीं था तो योजना प्रमाण पत्र हमने नहीं दिया था। बैंक खाते के सत्यापन हेतु रद्द चेक पासबुक के पहले पेज की प्रतिलिपि। तो यहाँ हमने पासबुक के पहले पेज की प्रतिलिपि मतलब उसका जीरोक्स इसके साथ अटैच किया था। तो इतना सारा करने के बाद हम इसको PF ऑफिस को डायरेक्ट सेंड नहीं किए, हम सेंड किए इनके एम्प्लॉयर को। ठीक है, एम्प्लॉयर ने वहाँ से या इस पर सील और साइन करके पुनः जो है मेरे पते पर मतलब कि मेंबर जो थे उनके पते पर इनके घर पर भेज दिया था। और फिर इन्होंने जो है PF ऑफिस को जितना डॉक्यूमेंट्स था सबको अटैच करके भेज दिया। ठीक है, तब जाके इनका जो है 2 महीना लगा था, 2 महीने के बाद इनका पूरा क्लेम जो है सेटल्ड हो गया था। ठीक है, और पूरा पैसा अकाउंट में क्रेडिट हो गया था। तो हूबहू यह प्रोसेस अगर आप भी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी क्लेम सेटल्ड होगा। ठीक है, बस यही एक जानकारी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।